अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनीसोलॉजी। आज की वीडियो में हम एमडी कैट बायोलॉजी प्रेपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एमडी कैट के जो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे और उसके अलावा हम रेलिवेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपको एमडी कैट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो ए सेलुलर लाइफ से रिलेटेड है। ए सेलुलर बेसिकली किससे डील कर रहा है? वायरसेस से डील कर रहा है ये चैप्टर। और वायरसेस को हम ए सेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन सेलुलर होते हैं, इनका कोई प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स हैं और ये लिविंग और एज अ नॉन लिविंग इनको साइमल्टेनियसली कंसिडर किया जा रहा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ हैं और अपने आप पर अपनी होस्ट मशीन अपने आप को जो है वो अपने बलबूते पर ये जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनको बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट सेल चाहिए होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफाइनिंग फीचर है वायरसेस का। इसके अलावा इनकी अगर हम मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें डीएनए या आरएनए होता है। इसके अलावा वायरसेस में म्यूटेशंस वगैरह और जेनेटिक रिकम्बिनेशंस भी होती रहती हैं। इसके अलावा ये रिस्पायर नहीं करते, ना ही इनकी कोई एक्सक्रीशन होती है, इसलिए और इनको क्रिस्टलाइज़ किया जा सकता है और उसके अलावा इनको स्टोर किया जा सकता है, जैसे हम केमिकल्स को स्टोर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है और इसलिए क्योंकि ये वायरसेस जो हैं ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको लिविंग कंसीडर किया जाता है। विच मीन्स कि दे आर एट बॉर्डर लाइन, दे आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनके अंदर दोनों तरह के करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। अगर हम अब हिस्ट्री ऑफ वायरसेस को देखें तो सबसे पहले जो लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने दे वर पायनियर बैक्टीरियोलॉजिस्ट। अब इनकी इम्पोर्टेंस वायरोलॉजी के साथ क्यों लिंक्ड है? क्योंकि हमारे पास ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो दी हैं और उन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज़ करके ही फर्दर जो है वो पहले बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ और उसके बाद जो है वो वायरस डिस्कवर हुआ। सबसे पहले अगर हम देखें तो वायरस को एवेनोस्की ने इन 1892 जो है वो ऑब्ज़र्व किया था और जो सबसे पहला वायरस ऑब्ज़र्व किया गया वो टोबैको मोज़ैक वायरस था, जिसको हम TMV भी कहते हैं। उसके अलावा WM स्टैनली की कंट्रीब्यूशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती है कि उन्होंने 1935 में पहली दफ़ा जो है वो टोबैको मोज़ैक वायरस के एक्सट्रैक्ट को जो है वो प्रिपेयर किया था और फिर उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने एनुकुलेट करवाया था प्लांट पे और जो हमारे पास है इन्फेक्शन जो है वो इंड्यूस करवाया था। तो ये हमारे पास एक टाइम लाइन है, हिस्टोरिकल टाइम लाइन है वायरोलॉजी की। ये जो 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। फिर उसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पे आएँ तो बहुत सारी बेसिस पे वायरसेस को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले उनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। स्ट्रक्चर की बेसिस पे या तो वायरसेस जो हैं वो हेलिकल वायरसेस होते हैं, जिनको हम रोड शेप्ड वायरसेस भी कहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस है, या हमारे पास आइकोसाहेड्रल वायरसेस होते हैं, विच मीन्स दे हैव 20 साइड्स ऑन देयर हेड एंड दे आर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस इज़ आइकोसाहेड्रल। फिर हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं जिनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, विच मीन्स उनके अंदर स्फेयर भी होता है, रॉड भी होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, हमारे पास बैक्टीरियोफेज किस तरह का वायरस होता है कि उसका पहले हमारे पास एक स्फेरिकल हेड होता है, फिर हमारे पास उसकी एक टेल होती है और नीचे प्लेट होती है जहाँ से जिसके साथ फाइबर्स अटैच होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्शन में होस्ट इन्फेक्शन में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स दे आर डिवाइडेड इनटू DNA वायरसेस एंड RNA वायरसेस, कि उनके अंदर किस तरह का जेनेटिक मटेरियल मौजूद है उसकी बिना पर वायरसेस को DNA वायरसेस में क्लासीफाई किया गया है और RNA वायरसेस में क्लासीफाई किया गया है। DNA वायरसेस में फर्दर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस होते हैं। फिर RNA वायरसेस में हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस होते हैं।
जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो वायरसेस होती हैं, और इनकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड की बेसिस पर। अब आपका ये टास्क है कि आपने इन तमाम जो वायरसेस टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, इनकी आपने जो है वो एग्जांपल्स जो है वो फाइंड आउट करनी है और कमेंट सेक्शन में जो है उन एग्जांपल्स को लिखना है ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। फिर होस्ट टाइप की बिना पर भी वायरसेस को क्लासीफाई किया गया है कि वायरसेस किस तरह के होस्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। उसकी बुनियाद पर वायरसेस को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है: प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस। सो प्लांट वायरसेस इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हो गया, इसके अलावा टोबैको वायरसेस एक्सेट्रा। एंड देन एनिमल वायरसेस हैं हमारे पास। एनिमल वायरसेस जो हैं वो इनको हम कह सकते हैं कि ये पैरासाइट्स हैं ह्यूमंस के और एनिमल्स के, और उसके अलावा बहुत सारी एनिमल्स में जो डिजीज़ हैं वो एनिमल वायरसेस काज करते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास रेबीज़ है। इसके अलावा और बहुत सारे डिजीज़ जैसे कि पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीज़ल्स, मम्स, इन्फ्लुएंज़ा, ये सारे डिजीज़ जो हैं ये एनिमल वायरसेस की वजह से होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरियोफेज हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे पास T4 फेज है। T4 फेज का भी हमने जो है वो स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था कि इसकी हेड होती है स्फेरिकल हेड, उसके अलावा इसका एक जो है वो रॉड शेप लेंथ होती है, फिर हमारे पास इसकी बेस होती है और टेल फाइबर्स उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास एक टिपिकल बैक्टीरियोफेज जिसको हम T4 फेज भी कहते हैं, और ये तकरीबन 24 से 200 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। ये आपने याद रखना है। ये इसकी लेंथ होती है। देन हमारे पास अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वायरसेस को डिस्कस करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस को देखें तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का वायरस है, और इसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कह सकते हैं। ये एड्स काज करता है। So like all other viruses it could not grow or reproduce on its own, और इसको जो हमारे पास ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करना ज़रूरी है ताकि ये अपनी कॉपीज़ बना सके। अब इसके ये स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है और इसकी बहुत सारी स्पाइक्स होती हैं स्ट्रक्चर पर, आप देख सकते हैं। जो हमारे पास ये जो स्पाइक्स हैं इनको हम इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो आउटर लेयर है इन्वेलप है, इसको हम लाइपोप्रोटीन कोड कहते हैं, और जो हमारे पास टोटल स्पाइक्स प्रोजेक्ट कर रही होती हैं HIV वायरस से वो तकरीबन 72 होती हैं। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास 72 स्पाइक्स जो हैं वो प्रोजेक्ट करती हैं HIV वायरस से, और इन प्रोटीन्स को हम लोग जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहे होते हैं, और ये 2 तरह की होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41, जिसको हम GP120 और GP41 कहते हैं। ये हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट स्पाइक्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक वायरल मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन P17 से बना होता है। सो HIV का जो वायरल मैट्रिक्स है वो P17 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर आपने लाजमी याद रखना है, ये MCQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स which means that they have a sugar component as well as the protein backbone। और हमारे पास जो कोर प्रोटीन होती है जो कि HIV वायरस में होती है वो P24 होती है। इसके अलावा हमारे पास जो वायरल कोर होती है वो बुलेट शेप्ड होती है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वायरल कोर जो है वो बुलेट शेप में हमें नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल इनसाइड ऑफ द वायरस है, जो कि P24 है हमारे पास। ये भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। वायरल कोर इज़
वायरल कोर हमारे पास P24 है। अब हमारे पास इनसाइड द कोर हमारे पास 3 एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि HIV रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और HIV रेप्लिकेशन जिस प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। HIV रेप्लिकेशन occurs through reverse transcription। तीन इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कि HIV के कोर में प्रेजेंट हैं उनको हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेज है और प्रोटीएज है। ये 3 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स जो हैं वो HIV वायरस में मौजूद होते हैं लाजमी। फिर जो है वो HIV जो वायरस है वो जिस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास ऑफ वायरसेस को रिट्रोवायरसेस कहते हैं। ये भी आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट वायरस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्लू वायरस है। फ्लू वायरस भी स्फेरिकल शेप में होता है और इसका जो जीनोम है वो तकरीबन 5 वायरल प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है और सराउंडेड है एक लिपिड प्रोटीन के साथ जिसको हम इन्वेलप कहते हैं। और ये जो वायरस है हमारे पास फ्लू वायरस, ये इन्वेलप ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग कर रहा होता है। और तकरीबन हमारे पास जो अगर हम फ्लू वायरस का जीनोम देखें तो इसके जीनोम हमारे पास 8 सेपरेट पीसेज ऑफ RNA जो है वो इसका जीनोम बनाते हैं और ईच पीस ऑफ RNA हमारे पास एक ख़ास अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहा होता है और बाज़ औक़ात ये किसी वायरस प्रोटीन को इनकोड कर रहा होता है। तकरीबन 8 mRNA के पीसेस जो हैं वो मिलकर 8 mRNA pieces make the genome of flu virus। RNA। अगर हम फ्लू वायरस को स्ट्रक्चर को देखें तो इसका हमारे पास एक वायरल इन्वेलप है। उसके अलावा हमारे पास 2 तरह की जो स्पाइक्स ओरिजिनेट कर रही होती हैं फ्लू वायरस से। एक हमारे पास न्यूरामिनिडेज होती है और दूसरी हीमाग्लूटिनिन होती है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है इसकी कोर पर जो कि हमारे पास 8 RNA की स्ट्रैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं प्रोटीन्स के साथ, इसलिए हम उनको न्यूक्लियोप्रोटीन कह रहे हैं। ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आ गया, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आप इसकी डायग्राम भी देख लें कि हमारे पास इसका एक हेड है जिसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास एक कॉलर है, देन देयर इज़ अ शीट एंड कॉलर एंड शीट अलॉन्ग दे collectively make the tail of the bacteriophage। फिर हमारे पास एक बेस प्लेट है जिसके साथ हमारे पास स्पाइक्स हैं और टेल फाइबर्स जो है वो कनेक्टेड हैं जिसके थ्रू वायरस जो है वो अटैच करता है ख़ुद को बैक्टीरिया के साथ। अगर हम देखें डिजीज़ जो कि वायरसेस काज कर रहे हैं उसमें से कॉमन डिजीज़ हमने आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है जो कि राइनो वायरसेस की वजह से होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा है जो कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस काज करता है। फिर हमारे पास कोविड है जो कि इम्पोर्टेंट वायरस 2019 में हमने देखा, इसका एक पूरा जो है वो आउटब्रेक हुआ। SARS-CoV-2 जो है वो इसका काजेटिव एजेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डिजीज़ की जो कि वायरसेस कॉज करते हैं। एड्स है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। पोलियो वायरस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायरस है जो कि डिज़ीज़ कॉज करता है, पोलियो माइलिटीज़ इन ह्यूमन बींग्स। जो पोलियो डिजीज़ है the time from being infected with the virus to develop the symptoms of disease are usually range from the 5 to 35 days, which means कि अगर आपको ये वायरस जो है वो आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया है तो तकरीबन 5 से 35 दिनों के दरमियान आपको पोलियोमाइलिटिस के सिम्टम्स होना शुरू हो जाएंगे।
सो इसमें जनरली जो है वो मसल पैरालिसिस होती है। सो पैरालिटिक पोलियो जो होता है उसमें वायरस जो है वो इंटेस्टाइन्स को लीव करके हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और नर्व्स को अटैक कर देता है, जिसके नतीजे में हमारे पास बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जबकि एसिम्प्टोमेटिक या अबॉर्टिव पोलियो जो है वो ऐसा वो वायरस की ऐसी काइंड होती है डिज़ीज़ की जिसमें हमारे पास वायरस जो है वो इंटेस्टिनल ट्रैक को लीव नहीं करता और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो पैरालिसिस वगैरह नहीं होती, लेकिन रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह और मसल्स के कुछ इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं। सो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं या फिर सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि मेडिकेशंस वगैरह, ताकि वो यूरिनरी डिटेंशन को या फिर जो है वो मैनेज कर सकें, या फिर हीटिंग पैड्स या वार्म टॉवल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि मसल पेन को और स्पैम्स वगैरह को जो है वो रिड्यूस किया जा सके। सो या फिर जो अगर आप पैरालाइज हो जाते हैं तो फिज़िकल थेरेपी है, करेक्टिव शूज़ वगैरह या ब्रेसेस वगैरह का यूज़ किया जाता है या ऑर्थोपेडिक सर्जरी वगैरह की जाती है। वैसे पोलियो वायरस का वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसकी जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। देन हमारे पास हर्पीज़ वायरस है, और हर्पीज़ वायरस जो है वो दो तरह के डिजीज़ काज करता है, विच इज़ हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस डिज़ीज़ 1 एंड डिज़ीज़ 2। सो जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 है वो ओरल हर्पीज़ काज करता है, जबकि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है वो जेनाइटल हर्पीज़ काज करता है। इसको आप जो है वो लिख भी लीजिए और याद कर लीजिए कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है वो ओरल हर्पीज़ काज करता है, और HSV2 जो है वो जेनाइटल हर्पीज़ जो है वो काज करता है। अगर हम सिम्टम्स देखें हर्पीज़ वायरस के, तो हमारे पास HSV1 में फ़ीवर होता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं माउथ के अराउंड। इसके अलावा जो है वो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो है ब्लिस्टर्स और बन जाते हैं जेनाइटल एरियाज़ के अराउंड। देन हम जो है वो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास हेपेटाइटिस ए आ जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। इनको आप लोगों ने बस देख लेना है कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो बेसिकली ओरल फीकल रूट से कंटेमिनेशन इसकी होती है, और ये तकरीबन 6 मंथ्स की इलनेस काज करता है, और इसकी वैक्सीन भी मौजूद है, और ये कोई क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन नहीं करता हेपेटाइटिस ए जो है। हेपेटाइटिस बी जो है ये इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड और सीरम रूट से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और ये जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ काज कर सकता है, और इवन लिवर कैंसर भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी से। देन इस हेपेटाइटिस सी जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के साथ आपका कांटेक्ट हो तो आपको होता है, इससे भी हमारे पास क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन हो सकता है। फिर अब नेक्स्ट जो है वो हम कुछ वायरॉन्स और प्रायॉन्स का डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि वायरसेस नहीं होते, लेकिन हम इनको एसेलुलर लाइफ में डिस्कस कर रहे होते हैं। जो प्रायॉन्स होते हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, जिनका कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, दे आर जस्ट प्रोटीन्स। जबकि वायरॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट इनकी प्रॉपर होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि जिनको हम वायरॉइड कहते हैं, जो कि वायरसेस से भी ज़्यादा सिंपल होते हैं। दे आर जस्ट स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ इन्फेक्शियस RNA लैकिंग एंड इवन प्रोटीन कोड। अगर हम वायरॉन्स में से प्रोटीन कोड को माइनस कर दें तो हमारे पास जो पीछे न्यूक्लिक एसिड बच जाएगा, आप उनको वायरॉन कंसीडर कर लें, ठीक है। जो हमारे पास प्रायॉन्स हैं उनका कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जबकि वायरॉन्स जिनको हम वायरसेस कहते हैं, वायरॉन्स को आप वायरसेस भी कह सकते हैं, उनका एक प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल होता है। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रायॉन्स आर मिस फोल्डेड प्रोटीन्स, जबकि उनका टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो प्रायॉन्स की जो है वो ये बेसिकली किस तरह से बनती हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, अगर उनकी मिस फोल्डिंग हो जाए तो हमारे पास प्रायॉन्स बन जाते हैं, और हमारे पास जो वायरसेस हैं वो होस्ट मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेट कर रहे होते हैं।
अगर हम इनका इन्फेक्शियस देखें तो ये prions are proteins only infectious agents, while viruses are nucleic acid based infectious agents. Prions are smaller than virons, and अगर हम इनकी एग्जांपल देखें प्रायन की तो हमारे पास PRPSC जो कि मैड काउ डिजीज़ काज करती है। इसके अलावा हमारे पास क्रू डिज़ीज़ है जो कि प्रायन्स काज करते हैं। इसके अलावा जैकब डिज़ीज़ है जो कि जो है उसे हम CGD कहते हैं, CJD, जो कि प्रायन्स काज कर रहे होते हैं। और वायरसेस के भी हमने बेशुमार एग्जांपल्स देखी हैं जो कि डिजीज़ देखी हैं जो कि वायरसेस वगैरह जो हैं वो काज कर रहे हैं। सो प्रायन्स जो यूजली जो है वो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, जबकि वायरसेस जो है वो रिस्पायरेटरी, न्यूरोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ काज करते हैं। सो अगर हम देखें तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है प्रायन्स की तरफ, तो प्रायन्स के अगेंस्ट होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल प्रोटीन्स के साथ जो प्रायन्स है ये काफ़ी सिमिलर होती हैं। तो हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो उनको एक फॉरेन एजेंट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रही होती, तो इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रायन्स के अगेंस्ट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दी वायरसेस, जो कि हमारे पास एक फॉरेन एजेंट्स होते हैं और उनके अगेंस्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एड्स है और HIV इन्फेक्शन है। एड्स इज़ बेसिकली द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम and it is a life threatening condition which is caused by the virus which is called the human immunodeficiency virus। human immunodeficiency virus का complete structure जो है वो अभी हमने स्टडी किया है। सो अगर हम देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो एक रिट्रो वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, और स्पेसिफिकली जो सेल्स टारगेट हो रहे होते हैं वो CD4+ T सेल्स हैं, और इनको टारगेट करता है HIV वायरस, और हमारा जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको वीक कर देता है, और इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक जो डिजीज़ हैं वो भी हमारे पास बॉडी को लाहक हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही वीक हो जाता है एड्स में। अगर हम सिम्टम्स देखें एड्स के तो इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, इसमें हमारे पास वेट लॉस हो गया, फटीग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, हमारे पास लिम्फ नोड्स हमारे स्वेलो हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर एड्स मज़ीद प्रोग्रेस हो जाती है तो स्वेयर इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है और इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है हमारे पास। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो यूजली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ HIV वायरस। इसके अलावा नीडल्स को शेयर करना, इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंजेस के साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप इन चीज़ों को शेयर कर रही हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो गया है मिस्टेकनली। इसके अलावा मदर से चाइल्ड को भी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास कैजुअल कांटेक्ट होता है जैसे कि हगिंग या शेकिंग हैंड्स, इसके थ्रू वायरस जो है वो ये स्प्रेड नहीं होता। यूजुअली फ्लूइड्स के साथ आपका जो कांटेक्ट होगा उसी के नतीजे में वायरस स्प्रेड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका लाइफ साइकिल क्या है, तो लाइफ साइकिल में ये होता है कि हमारे पास HIV वायरस जो है वो सबसे पहले होस्ट के साथ ख़ुद को अटैच करता है। उसके अलावा हमारे पास HIV का जो RNA होता है वो HIV DNA में कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करके, जो हमने पहले डिस्कस किया था। फिर हमारे पास वायरल DNA जो है वो होस्ट सेल न्यूक्लियस में इंटर हो जाता है और होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ ख़ुद को इंटीग्रेट कर लेता है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि HIV RNA जो है वो उस एक्सेसिबल हो जाता है होस्ट मशीनरी को, और उसके नतीजे में वायरल प्रोटीन्स जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं और HIV की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं, और फिर वो कॉपीज़ जो है उस सेल को लीव करती हैं और एक दूसरे सेल को अटैक कर देती हैं। सो इस तरह से HIV का साइकिल जो है वो चलता रहता है। अगर हम HIV के ट्रीटमेंट को देखें तो इसके लिए anti-HIV एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं, जिनको हम लोग जो है वो हार्ट थेरेपी भी कहा जा सकता है ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर हम इनको देखें तो। सो हार्ट इज़ बेसिकली दी
हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। सो जिसको हम समटाइम कॉकटेल भी कहते हैं, जिसमें हम वायरसेस जिसमें एंटीवायरल्स का एक जो है वो कॉकटेल बनाकर इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। सो ये अभी हमने टॉपिक्स का जनरल जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि ए सेलुलर लाइफ के टॉपिक से चैप्टर से लिंक्ड है और एमटी कैट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। सो अभी हम जो है वो एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं वन बाय वन। सो सबसे पहला एमसीक्यू है कि Which of the following viral types contain both DNA and RNA genomes within its life cycle? So ऐसे कौन से वायरसेस होते हैं जो कि जिनके लाइफ साइकिल के अंदर बोथ DNA और RNA जीनोम्स आ जाते हैं। सो इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है वो रिट्रोवायरसेस हैं, क्योंकि रिट्रोवायरसेस मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि बताया था कि ये बेसिकली वो वायरसेस होते हैं कि जिनमें आरएनए होता है। सो जब आरएनए जो है वो ड्यूरिंग जब इन्फेक्शन होता है होस्ट सेल इन्फेक्शन होता है तो ये आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है ताकि ये ख़ुद को कंपैटिबल बना सके होस्ट सेल जीनोम के साथ। Then the next question is which structural feature differentiates the bacteriophages from other वायरस टाइप्स के बैक्टीरियोफेज का कौन सा फीचर जो है वो इनको बाकी वायरसेस से जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास वायरल इन्वेलप है, तो वायरल इन्वेलप तमाम वायरसेस में होता है। आइकोसा हेड्रल कैप्सर तो ये भी मुख्तलिफ वायरसेस में होता है। हेलिकल सिमेट्री भी जो है वो बहुत सारे वायरसेस की होती है, जबकि टेल फाइबर्स जो हैं वो सिर्फ बैक्टीरियोफेजेस में होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे वायरसेस से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द वायरस विद इट्स जीनोम टाइप, कि कौन से वायरस का जो है वो कौन सा वायरस का कौन सा जीनोम है, हमने मैचिंग करनी है। इन्फ्लुएंजा का हमारे पास आरएनए जीनोम होता है तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन होगा। एचआईवी का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, इट इज़ करेक्ट। एडिनो वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है विच इज़ रॉन्ग। सार्स कोवी में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विच इज़ आल्सो रॉन्ग, इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा विच इज़ द एचआईवी कंटेन्स द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। The next question is which classification criteria is not used in the Baltimore classification of viruses। तो Baltimore classification के according जो है वो कौन सा जो एरिया है वो क्राइटेरिया जो है वो उसको नहीं किया गया। सबसे पहले हमारे पास है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ एन इन्वेलप, स्ट्रैंड पोलैरिटी और मोड ऑफ रेप्लिकेशन। So presence of an envelope is not the criteria that is used in the Baltimore classification of viruses. So the next question is which virus could not most likely require would require the reverse transcriptase for replication, के किस वायरस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि HIV वायरस जो है वो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस चाहिए होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो चाहिए होता है एंजाइम ताकि ये रेप्लिकेट कर सके। Then the virus with an icosahedral capsid and double-stranded DNA genome is most likely to be the adenovirus, क्योंकि एडिनोवायरस का आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है और उसका DNA भी डबल स्ट्रैंडेड है। HIV भी नहीं है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें होता है। दैन रेबीज़ और TMV भी इसमें जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं ये। विच स्टेटमेंट अबाउट हेलिकल वायरसेस इज़ ट्रू। So all are RNA viruses, which is wrong. They infect only animals, it is also wrong. TMV is the prototype example, which is correct, and they lack a protein coat, which is also wrong. कि हमारे पास जो कि हेलिकल वायरसेस होते हैं उनकी जो प्रोटोटाइप एग्जाम्पल है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। The next question is which feature is unique to complex viruses such as bacteriophages। So इसका करेक्ट आंसर होगा हेड टेल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास यूनिक फीचर है बैक्टीरियोफेजेस का। दैन दी विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस रेप्लिकेट इंटायरली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल।
सो इसकी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो पॉक्स वायरस है। ये हमारे पास होस्ट के पॉक्स वायरस जो है वो होस्ट के साइटोप्लाज्म में इसका सारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। So the next question is which of these is not a typical characteristic of all viruses? So ability to form spores, ये किसी भी वायरस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होती, जबकि ये बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। Which virus is known to cause cancer in humans? So एप्स्टीन बार वायरस जो है ये हमारे पास ह्यूमंस में कैंसर काज करने के लिए फेमस है। Which of the following viruses is a segmented genome found? किस वायरस में सेगमेंटेड जीनोम प्रेजेंट होता है? तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके 8 सेगमेंट्स होते हैं आरएनए के, और ये हमारे पास इसमें सेगमेंटेड जीनोम होता है। द होस्ट रेंज ऑफ अ वायरस इज डिटरमिन्ड प्राइमरीली बाय द सरफेस प्रोटीन ऑन द होस्ट एंड वायरस के जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं होस्ट पर और वायरस पर, वो डिसाइड करती हैं कि वायरस की होस्ट रेंज क्या होगी। Then which feature is primarily present in enveloped viruses but absent in naked virus? Which is the host-derived lipid bilayer, जो कि enveloped viruses में present होती है जबकि naked viruses में absent होती है। Then the first virus to be crystallized and visualized under electron microscope was the tobacco mosaic virus। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि ये स्टैनली ने जो है वो सबसे पहले इनको क्रिस्टलाइज किया था और स्टडी किया था। Then which enzyme is responsible for integrating viral DNA into the host genome in HIV? तो ये इंटीग्रेज है। इंटीग्रेज हेल्प करता है वायरल डीएनए को होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट करने में ड्यूरिंग द HIV इन्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्राइमरी टारगेट्स ऑफ HIV इन्फेक्शन? अभी हमने डिस्कस किया है कि CD4+T लिम्फोसाइट्स, जिनको हम किलर सेल्स भी कहते हैं, वो प्राइमरी टारगेट होती हैं HIV इन्फेक्शन का। देन विच HIV जीन कोड्स फॉर द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? सो हमारे पास पोल HIV का जो जीन है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनकोड कर रहा होता है। In the absence of treatment, the average time from HIV infection to the development of AIDS is about 10 years. HIV का जो development of HIV है, development of AIDS है, after the infection of HIV virus तकरीबन 10 साल लेती है symptoms के appear होने में। Which opportunistic infection is defining illness in diagnosis of AIDS? So the correct option would be tuberculosis, which is the defining illness in the diagnosis of the AIDS. Then the window period in HIV infection refers to the time when antibodies are not yet detectable. Window period वो होता है जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी ब्लड में सीरम में डिटेक्टेबल नहीं होती, लेकिन हमारे पास बॉडी में HIV वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है। So which of the following is the least likely mode of HIV transmission? The mosquito bite is the least likely mode of HIV transmission. Needle sharing, blood transfusion and organ transplant are the most likely modes. Then the test most commonly used for HIV screening is the ELISA test. हमारे पास एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाती हैं होस्ट में। इसके अलावा विच करेक्टरिस्टिक ऑफ HIV allows it to evade immune detection? High mutation rate. It allows the HIV to evade the immune detection. In which phase of HIV infection is marked by clinical latency? So chronic phase को हमारे पास clinical latency का phase कहा जाता है HIV infection के दौरान। What are the antibiotics ineffective against viruses such as HIV और influenza? कि इन viruses के against antibodies क्यों ineffective होती हैं? क्योंकि हमारे पास इनकी कोई जो है वो सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेल वॉल। सो विच इम्यून सेल डिक्रीजेज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग एड्स लीडिंग टू इम्यून फेलियर? अभी हमने डिस्कस किया है कि CD4 T सेल्स जो हैं वो इनका जो नंबर है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। सो अ वायरस इंटर्स द होस्ट सेल बट रिमेन्स डोरमेंट एंड इंटीग्रेट्स इनटू द जीनोम। दिस फेज इज कॉल्ड लाइसोजेनिक फेज।
लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल जो है वो दो तरह के साइकिल्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो जिनके ज़रिए वायरस जो है वो ख़ुद को रेप्लिकेट करता है। लाइटिक साइकिल में जब वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस वायरस जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाता है और उस सेल को रैप्चर करके अपनी कॉपीज़ जो है वो वहाँ से निकल आती हैं और वो दूसरे वायरस को इन्फेक्ट करती हैं। जबकि लाइसोजेनिक में ये होता है कि हमारे पास सेल जो है वो उसकी रैप्चरिंग नहीं होती, एक वायरस जो है वो सेल को इन्फेक्ट करता है और उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और जीनोम के साथ रेप्लिकेट हो जाता है और इसको हम लोग डोरमेंट फेज़ कहते हैं और ये लाइसोजेनिक फेज़ है। So which viral property is most useful for designing mRNA vaccines like those for COVID? So spike protein sequence को यूज़ करके हमारे पास mRNA vaccines बनाई जाती हैं। Correct option would be option C. A laboratory test finds the RNA virus with reverse transcriptase activity. This virus is likely to be the HIV virus कि अभी हमने बताया कि HIV वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में बाकी चैप्टर्स बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे, उनकी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं जो कि MD-CAT के लिहाज से रेलिवेंट होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इसके अलावा आप रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को दूसरे लोगों के लिए क्योंकि आप यहाँ पर फ्री MD-CAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम आपको आपकी पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग भी करेंगे। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप जो है वो हमारे ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मज़ीद कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो हम आपको उस पर्सनलाइज्ड क्वेरी को आप इंटरटेन करेंगे और क्वेश्चन उसको जो है वो वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।